नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 18 जुलाई 2022 एंड हमारे करंट अफेयर्स के सोर्सेज आज के अगेन असम ट्रिब्यून और डिफरेंट अदर नेशनल रिलीज होने वाला है, जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। असम ट्रिब्यून से लिया गया है रिगार्डिंग माइग्रेशन। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेशन इस आर्टिकल में फोकस किया गया है। देखिए एक्चुअली टॉपिक क्या है, टॉपिक में मेन जो इशू को कवर किया गया है वह यह है दैट मिजोरम में बहुत सारे माइग्रेंट रेफ्यूजीज शरण लिए हुए हैं और वो कहाँ से आए हैं? नियर बाई म्यांमार से। ना मिजोरम से म्यांमार में क्यों आए हैं भाई? मणिपुर में भी तो जा सकते हैं, नागालैंड। देखो अब जो ये लोग भाग के आए हैं ना, दे हैव द कल्चरल टाइज विद द पीपल ऑफ मीजोज एज वेल। समझ रहे हो बात? और अभी तो आपको पता है दैट म्यांमार में कितनी डिस्टेबिलिटी है जब से वहां पर कूप हुआ है, राइट? जब से वहां पर जनता गवर्नमेंट आई है तब से ऐसे बहुत लोग हैं जो क्या वहां से भागकर वेरियस कंट्रीज में जा रहे हैं, जिसमें इंडिया में भी अराउंड 30,000 रेफ्यूजीज आए हुए हैं। नाउ इसको फोकस करते हुए मैं आपको बता सकता हूं माइग्रेशन के वेरियस इंपैक्ट्स। बेसिकली माइग्रेशन होता क्यों है बताइए तो। देखिए दो फैक्टर है, एक होता है पुल फैक्टर, जैसे देख लो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई, राइट? तो आप वहां पे माइग्रेट कर जाओगे, मतलब वो रीजन आपको खींच रहा है दैट आओ मेरे पास आओ, मैं तुमको बुलाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं तुम्हें बेटर एक्सेस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकता हूँ, मैं तुम्हें बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, राइट? तुम्हारा वे ऑफ लाइफ जो लिविंग हो जाएगा वो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये सब क्या हो? पुल फैक्टर है ना, दैट ये सब फैक्टर आपको बुलाती है और आप जाते हो। बट बहुत समय माइग्रेट लोग पुश फैक्टर के लिए भी करते हैं, और अभी वाला जो हम लोग पढ़ने वाला है ना, ये वाला जो पढ़ रहे हैं आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल पुश फैक्टर के लिए ही हुआ है, राइट? क्यों? क्योंकि वहां कि जनता गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डिस्टेबल थी, इसलिए वहां के लोगों को बोला गया दैट नहीं यू जस्ट गो। मतलब लोगों ने सोचा नहीं दैट भाई यहां पर रहने से फिर प्रॉब्लम हो सकता है, तो लेट्स गो कहीं पर ऐसा जगह शरण लेते हैं जहां पे एटलीस्ट हम लोग पीसफुली तो रह सकते हैं। समझ रहे हो? तो एक बहुत बड़ा इसका लिंक मतलब इसमें एक मतलब आप रीजन दिखा सकते हैं रिगार्डिंग द इनस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट रीजन, राइट? बट बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं। सोचो कहीं पर शॉर्टेज ऑफ फूड हो रही है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में, तो बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज के लोग जो है वो भागकर यूरोपियन कंट्रीज में चले जाते हैं, राइट? वॉर हो रहा है, राइट? अगेन अब वेस्ट एशिया में देखने को मिला था हमें बहुत ज्यादा वॉर, तो वहां के से लोग भागकर चले गए थे यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन लिंक पुअर है, अनहैप्पी लाइफ, तो ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या पुश करती है दैट देखो भाई तुम जिस रीजन में रह रहे हो वहां पे तो खुश नहीं हो, तो धकेला जा रहा है तुमको, जाओ तुम दूसरे रीजन में जाओ, तो वहां पर शायद तुम खुश रहोगे। सो मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? दैट पुल फैक्टर्स क्या होता है, पुश फैक्टर्स क्या होता है, राइट? और इसके कारण माइग्रेशन भी होता है, राइट? तो ये चीज हमें देखना सकते। नेक्स्ट एक नया इंडस्ट्रियल बॉडी लॉन्च किया गया है, और ये इंडस्ट्रियल बॉडी का नाम है इंडिया यूएई इकोनॉमिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये लॉन्च किया गया है बिटवीन ऑफ कोर्स इंडिया एंड यूएई। जब से 2022 को इंडिया ने यूएई के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है ना, तो वैसे ही उसके बाद से ट्रेड में और भी ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, और कहा जा रहा है दैट आने वाले समय में ट्रेड, सर्विसेज, सी ट्रांसपोर्ट, पावर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सब जगह हम लोग दोनों देशों के बीच में ट्रेड बढ़ने वाला है, राइट? तो अब आपको यह भी पता होना चाहिए दैट इंडिया से जो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है ना यूएई में, वो उसमें जेम्स एंड ज्वेलरीज जो टॉप पोजीशन में। तो अब अगर ये इकोनॉमिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड यूएई, ये जब इंडस्ट्रियल बॉडी जब सेटअप हो गया है, तो आने वाले समय में कहा जा रहा है दैट अभी जो ट्रेड होगा दोनों के देशों के बीच में, वो और भी ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है? नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है रिगार्डिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। क्यों न्यूज में था? क्योंकि 19 ईयर की एक कॉलेज स्टूडेंट असम में अरेस्ट कर ली गई है। इनका नाम है वर्षा श्री बुर्गो हैं, ठीक है? और इनको चार्ज किया गया अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने प्रोफाइल में उल्फा, जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सपोर्ट करते हुए ये दिखी थी। नाउ
पढ़ते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। इसको इनैक्ट किया गया था जिससे प्रोवाइड किया जा सके फॉर मोर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज इन इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस, जिससे इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन जो है मिलकर टेररिस्ट एक्टिविटीज कुछ हमारे देश में ना इम्प्लांट करे, राइट। वैसे समय के साथ साथ इस एक्ट को अमेंड भी किया गया था, जैसे 2004, 8, 13, 19, है ना। तो ऐसे करके अमेंड कर करके बहुत सारे चीजें मॉडिफिकेशंस भी किए गए। कुछ अगर इसके प्रोविजंस देख लेते हैं तो वो है इंडियन एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स को इसके अंडर चार्ज किया जा सकता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर, याद रखिएगा। ये एप्लीकेबल है इवन इफ द ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया भी ऑफेंस कमिट किया जाता है ना तो भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। अ चार्जशीट कैन बी फाइल्ड इन मैक्सिमम 180 days आफ्टर द अरेस्ट एज वेल। यही नहीं, द इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 days, और अगर नहीं हुआ 90 days के अंडर, राइट, तो एक्यूज जो है वो एलिजिबल हो जाएगा फॉर डिफॉल्ट बेल। मतलब उसको जैसे दैट इज आपको इसके अंडर दैट इज लॉकअप के अंडर नहीं भर के रख सकते हो, मतलब भर के तो रख सकते हो, बट ये एलिजिबल हो जाएगा बेल लेने के लिए भी, ठीक है। द स्पेशल कोर्ट अंडर UAPA will conduct the trial under any of the act, under any of the provisions जो कि इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, राइट। 2019 में यूनियन गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया था दैट, यूनियन गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया था, कुछ अमेंडमेंट लाया था इस एक्ट में और बोल दिया गया था दैट एक इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाता है अगर वो कमिट करता है या फिर पार्टिसिपेट करता है इन एक्ट ऑफ टेररिज्म, अगर वो प्रिपेयर होता है फॉर टेररिज्म, अगर वो प्रोमोट करता है टेररिज्म और इज अदरवाइज इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म एक्टिविटीज। नेक्स्ट, द इन्वेस्टिगेशन बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दैट इज बोला जा रहा है दैट अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केसेस कैन बी कंडक्टेड बाय ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ DSP एंड ASP या फिर इससे अबव के लोग भी अगर चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। एडिशनल एम्पावर्स द ऑफिसर्स ऑफ NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऑफिसर्स को भी प्रॉपर एम्पावरमेंट इसको मिला हुआ है, जो क्या इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर रैंक से अबव है, वो भी अगर चाहे तो केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर जनरल फॉर सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी, बहुत समय होता है ना दैट हाँ टेररिस्टिक एक्टिविटीज के कारण ये प्रॉपर्टी को अटेंड किया गया है, तो उस केस में अगर चाहे तो प्रॉपर्टी को सीज करने का भी प्रावधान प्रॉपरली दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के बारे में बोला गया है। क्यों? क्योंकि देखो द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने ग्रांट किया है रिलीफ इतने ज्यादा इंडस्ट्रीज को, as it extends the last date for applying the no objection certificate from June 30 to September 30 for groundwater extraction. Now, guidelines क्या क्या दिए गए हैं to regulate and control groundwater extraction in India? देखो कुछ बेसिकली ये गाइडलाइंस जो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है। मैं बतलाता हूं क्या क्या गाइडलाइंस है, डोंट वरी अबाउट इट। बट ये जो भी गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं ना, इनका एप्लीकेबिलिटी जो है पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, पूरा पैन इंडिया एप्लीकेबिलिटी होने वाला है। समझ रहे हो बात? नाउ सवाल होता है क्या है भाई गाइडलाइंस, तो एक एक करके देखते हैं। पहला है प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रीज। नाउ गाइडलाइन प्रोहिबिट करता है नए इंडस्ट्रीज और नए माइनिंग प्रोजेक्ट को इन ओवर एक्सप्लॉयटेड जोन, और मैंडेटरी ये कर दिया गया है फॉर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज या फिर कमर्शियल यूनिट्स या फिर बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज है ना, वो अगर उस टाइप के रीजन में काम कर रहे हैं ओवर एक्सप्लॉयटेड जोन में, तब उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए, जो हो जाए, राइट। एग्जम्पशंस, कुछ एग्जम्पशन जरूर दिया गया है, जैसे डोमेस्टिक कंज्यूमर को, रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, आर्म फोर्सेस, फार्मर्स एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो क्या विदड्रॉ करते हैं अप टू 10 क्यूबिक मीटर पर डे, तो इनको एग्जेम्प्ट किया गया है ना, दैट इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचो अगर ऐसा भी हो गया तब तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, फिर मैन टू मैन कांटेक्ट बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा दैट आपका ओवरऑल करप्शन के केसेस बढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें, एनीवेज ऐसे इन लोग को छोड़ना भी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, एनओसीज आर इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 से 5 ईयर डिपेंडिंग अपॉन द यूजर और किस कैटेगरी ऑफ एरिया में वो काम कर रहा है। क्या वो ऐसे जगह में काम कर रहा है जो क्या ओवर एक्सप्लॉयटेड है, क्या वो ऐसे जगह में काम कर रहा है जो क्या क्रिटिकल है, क्या वो ऐसे जगह में काम कर रहा है जो क्या सेमी क्रिटिकल है, या फिर ऐसे जगह में काम कर रहा है जो क्या बिल्कुल सेफ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से प्रावधान है। नेक्स्ट, एक मिनिमम इन्वायरमेंटल कंपनसेशन का प्रावधान है 1 लाख रुपया का ऑन इंडस्ट्रियल माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यूजर्स, अगर आप वहां पर ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शन चार्जेस, ऑल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स,
या फिर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज या फिर गवर्नमेंट वाटर सप्लाई एजेंसीज इन अर्बन एरियाज, उनको पे करना पड़ेगा ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन चार्जेस के लिए भी, राइट। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की अगर बात करें तो उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं मैं बतलाऊंगा। अच्छा, पर्पस क्या है? रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना और डेवलप करना ग्राउंड वाटर इन द कंट्री, एंड साथ ही साथ इशू करना नेसेसरी रेगुलेटरी डायरेक्शंस फॉर द सेम पर्पसेस। 2020 का एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखो इसलिए मैं ऐसे मजाक नहीं पूछ रहा हूं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में क्लियरली पूछा गया है, राइट। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट, देख लो। तो वही चीज 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया है और 2022 में भी क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। वो क्वेश्चन जो है मैं आपको आज के सेशन में दूंगा, ठीक है। एनीवेज आप जरूर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आंध्र प्रदेश ने डिसाइड किया है दैट वो रीजॉइन करेगी इस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑन द ऑनगोइंग खरीफ सीजन। नाउ सवाल होता है क्या ऐसे भी है दैट स्टेट ज्वाइन कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जब इंप्लीमेंटेशन हुआ था ना, इनफैक्ट लास्ट 4 साल में अगर देख लीजिएगा तो आंध्र प्रदेश भी एक वन ऑफ द 6 स्टेट था जिन्होंने स्टॉप कर दिया था इंप्लीमेंटेशन इस स्कीम का अपने स्टेट में, राइट। बट अभी आंध्र प्रदेश बोल रही है दैट हम लोग जो है इसको रीजॉइन करना चाहते हैं। ना सवाल होता है दैट चलो आंध्र प्रदेश मिला के तो 6 स्टेट्स हो रहे थे, बाकी 5 स्टेट कौन कौन है जिन्होंने दे हैव टेक विड्रॉन फ्रॉम दिस स्कीम? वो है झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, अच्छा तेलंगाना, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, माफ करना यहाँ पे डबल मैंने लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेकली हो गया। एनीवेज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योर करती है फार्मर्स को अगेंस्ट ऑल द नॉन प्रिवेंटिव नेचुरल रिस्क। होता नहीं है दैट कभी बहुत ज्यादा स्टॉर्म आ गया, राइट, या फिर ओले गिर गया, तो ये सब कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जिससे किसी को पता नहीं रहता ना कब क्या होगा, है ना। तो ये क्या होता है, बहुत सारे प्री शोइंग या फिर पोस्ट हार्वेस्ट रिस्क होते हैं जो कि एसोसिएटेड होता है, उसी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो क्या कवर करती है ऑल द फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप एंड एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप फॉर विच past yield data available है, for which the requisite number of crop cutting experiments are being conducted under the general crop estimation survey। चलो इतना तो भीतर में आपको नहीं घुसना है, ऊपर से जानना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर फेलियर हो गया क्रॉप्स का, नोटिफाइड क्रॉप्स होना चाहिए लेकिन वो, ठीक है, और वो फेलियर नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, पेस्ट या फिर डिजीज के कारण होना चाहिए। साथ ही साथ ये स्टेबलाइज करती है इनकम ऑफ फार्मर्स टू इंश्योर देयर कॉन्टिन्यूएंस इन फार्मिंग, ऑफ कोर्स टू इनकरेज भी करती है फार्मर्स को जिससे वो अडॉप्ट कर सकते हैं इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और साथ ही साथ इंश्योर करती है फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर, राइट। नाउ हम बात करते हैं रिवैम्प्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि रिसेंटली कुछ उसमें चेंजेस लाए गए हैं। जैसे पहले क्या थे ना, हर फार्मर्स को रिक्वायरमेंट थी, बट अभी वो वॉलंटरी कर दिया गया दैट अगर चाहे तो फार्मर्स इस पे इनरोल भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो नहीं भी इनरोल कर सकते हैं कोई भी फार्मर्स, ठीक है। लिमिट ऑफ सेंट्रल सब्सिडी, नाउ गवर्नमेंट ने कैप कर दिया सेंट्रल सब्सिडी को, राइट, और उनका प्रीमियम रेट को कैप किया गया 30% इन अनइरिगेटेड एरिया और साथ ही साथ 25% इन इरिगेटेड एरिया। मतलब अनइरिगेटेड एरिया में थोड़ा ज्यादा प्रीमियम देती है सरकार, बट वहीं पर जहां पर इरिगेशन ऑलरेडी सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ना, वहां पे प्रीमियम थोड़ा कम है। मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया। गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया, देखो भाई क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसलिए हम आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं दैट आप अगर चाहे तो कोई भी नंबर ऑफ एडिशनल रिस्क या फिर कवर या फिर फीचर्स को प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंडर इंक्लूड कर सकते हैं जिससे आपके किसान जो है वो खुश रहे, ठीक है। तो ये कुछ किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, द हिंदू में एक छोटा सा आर्टिकल था अन्नायोट्टू के बारे में। अन्नायोट्टू है क्या? ये एक रिचुअल फेस्टिवल है जो बेसिकली केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। इसमें क्या जाता है, इसमें जो है ना मेजर एलिफेंट जो है ना, जंबोज है ना, उनको लाया जाता है और उनको हम क्या मानते हैं दैट एलिफेंट जो है लॉर्ड गणेशा के प्रतीक है ना, और लॉर्ड गणेशा के द्वारा क्या माना जाता है दैट ये हम सब समय रिमूव कर देते हैं कोई भी ऑब्स्टेकल किसी के भी लाइफ में, है ना। तो उसी को देखते हुए ये अन्नायोट्टू फेस्टिवल जो है साउथ इंडिया में केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। बस इतना भी याद जरूर से रखिएगा।
नेक्स्ट द हिंदू का ये न्यूज था रिगार्डिंग आईएनएस सिंधु ध्वज। ये एक नेवी क्लास किलो क्लास सबमरीन था जिसको कमीशन किया गया था इंडिया में 35 साल पहले। किसके थ्रू? रशिया के थ्रू। और देखो क्या होता है ना, दैट कोई भी अगर बड़ा बड़ा आप शिप्स ले लो, जो फ्रिगेट्स ले लो, राइट, वॉरशिप्स ले लो, एक पर्टिकुलर उनका टाइम पीरियड होता है काम करने के बाद, जिनके बाद उनको डीकमीशन करने की बात बोली जाती है। ठीक है, तो ये भी जो है ना आईएनएस सिंधु ध्वज, ये 35 साल से इंडियन नेवी काम इस पर कर रही है और फाइनली इसको डीकमीशन किया जा रहा है। ठीक है, तो यह बात आप बिल्कुल से याद रखिएगा। कहाँ का है, कहाँ से ये इसको लाया गया था? ऑफ कोर्स ये एक रशियन मेड सर्विस प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। रिसेंटली सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इनवाइट किया था कुछ पब्लिक फीडबैक ऑन द न्यू ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी। तो प्रोविजंस क्या क्या है ड्राफ्ट पॉलिसीज के? देखो, अभी तक जो पास्ट में जो पॉलिसीज थे ना, मतलब पास्ट में जो कानून थे उसमें वो होलिस्टिक नहीं था कहा जा रहा है, बट अभी के कानून जो लाया जा रहा है ये ज्यादा होलिस्टिक कहा जा रहा है ना। क्या है भाई होलिस्टिक? देखे तो इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग करंट नेशनल प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन ऑन डिसेबिलिटीज बाय हेल्थ मिनिस्ट्री फोकस ऑन ट्रेडिशनल कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज, बट बहुत सारे ऐसे भी कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज होते हैं जो कि हमें नहीं दिखते हैं, जैसे मैलनरिशमेंट, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, मेडिकल नेग्लिजेंस करने के कारण जो डिसेबिलिटी आता है। जैसे आप देखिएगा बहुत जनों को 30 साल के बाद डिसेबल हो जाएंगे वो लोग अचानक, ठीक है, कान में सुन नहीं पाएंगे बिल्कुल, है ना। तो वो भी क्या, किस लिए हुआ होगा? ऑफ कोर्स शायद मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण हुआ होगा, राइट। वैसे आपको पता होना चाहिए 2016 में भी इस एक्ट को चेंज लाए गए थे, जिसमें डिसेबिलिटीज की जो नंबर है 7 से लेकर 21 कर दिए गए थे, और पॉलिसी कॉल किया जाता है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी, जिससे प्रिवेंट किया जा सके डिसेबिलिटीज एंड अदर मेडिकल कंडीशंस दैट कुड मैनिफेस्ट एज डिसेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट 1/3 ऑफ मोस्ट डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन वेर प्रिवेंटिव। जी हां, इसको रोका जा सकता था अगर टाइमली और अर्ली इंटरवेंशन लिया जाता, बट क्योंकि टाइमली और अर्ली इंटरवेंशन नहीं लिया गया इसलिए इसको रोका नहीं जा सका। इनफैक्ट बोला जाता है डिसेबल पॉलिसी ऑल्सो सेड दैट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज शुड ऐड प्रोविजन ऑन कंप्लायंस विद दिस एक्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, जिससे ऑफ कोर्स इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी प्रॉपरली ग्रांट मिल सके ना। सवाल यह भी होता है दैट नेसेसिटी क्या है नए पॉलिसीज का, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशंस को साइन किया गया है, जो क्या कन्वेंशन था ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। यही नहीं, हमने डिसेबिलिटी को के रिलेटेड लेजिस्लेशन भी इनैक्ट किया गया था 2016 में। इनफैक्ट हम पार्टी है इनक्योन स्ट्रैटेजी का, ये अपने आप में कीवर्ड है, याद रखिएगा, इनक्योन स्ट्रैटेजी लिख लीजिए अपने नोट कॉपी में, राइट, जहां जो क्या अगेन डील करता है विद पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटीज के रिलेटेड। इनफैक्ट जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ना वो भी हाईलाइट करती है दैट अ डिटेल्ड कमिटमेंट टू एजुकेशनल, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, स्पोर्ट्स, कल्चर, सोशल सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अदर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के तहत जो है बेसिकली ये सब काम भी किया जाएगा। चलो अब जो भी हम लोगों ने पढ़ा ना उसके रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। पहले तो हम लोग वो एमसीक्यू देखते हैं जो क्या कल पूछा गया था, उसके बाद आज कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। सबसे पहले कल क्या क्वेश्चन पूछा गया था, दैट द रीजनल नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडियन रीजन ऑफ उड़ीसा इज नोन एज, आंसर था पोडू। नेक्स्ट था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसको पब्लिश किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ये रैंक करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हमारे कंट्री में, जो क्या दोनों के दोनों बिल्कुल सही थे, राइट। तो अगेन सी वाज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या था, डीसी, जिसमें सभी लोगों ने, जी हाँ सभी लोगों ने डीसी आंसर लिया, वेरी गुड। आज के आंसर जरूर से लिखिएगा। Which one of the following has been constituted under the Environmental Protection Act of 1986? Central Water Commission, Central Groundwater Board, Central Groundwater Authority या फिर National Water Development Agency? अब देखो ये 2020 को तो क्वेश्चन आया ही हुआ था ना, 2020 में 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे दिया हुआ था। आज इस बार क्या किया, उसी स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। इसलिए मैं बार बार बताता हूं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पढ़ा करो पढ़ा करो पढ़ा करो, आराम से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ये यूपीएससी का इस बार का क्वेश्चन है 2022 का, ठीक है। आप इसको नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, देखता हूं कौन कौन अपने मेहनत से लिखते हो, चोरी चमारी करके नहीं।
नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2016 को क्वेश्चन आया था, बट इसका पहला मैंने स्टेटमेंट थोड़े चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, अंडर दिस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कैप्ड द सेंटर प्रीमियम सब्सिडी इक्वल फॉर इरिगेटेड एज वेल एज अनइरिगेटेड एरिया। एंड दूसरा है, दिस स्कीम कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन्स एंड अनसीजनल रेन्स। आपको बतलाना है दैट स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. नीचे comment section में I'll be waiting for your answer to come up. Next is regarding UAP, Unlawful Activities Prevention Act. आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। बोथ इंडियन एज वेल एज फॉरेन नेशनल को चार्ज किया जा सकता है अंडर द एक्ट। द इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 days एंड इफ नॉट देन द अक्यूज्ड इज एलिजिबल फॉर डिफॉल्ट बेल। तीसरा स्टेटमेंट है, इफ इट एम्पावर्स यूनियन गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट एज वेल। आपको बतलाना है नीचे कमेंट सेक्शन में कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है, 1 है, 1 या 2 ओनली, या फिर नन ऑफ द अबव। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।